Hello everyone, welcome back to the new video. I hope you all are doing well. आज की वीडियो हमारी PYQs का पार्ट 2 रहने वाला है। पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs की, जिन क्वेश्चंस को बार बार पूछा गया है नॉर्सेट में लास्ट ईयर्स में। आज का वीडियो उसी का एक्सटेंशन है, पार्ट 2 रहने वाला है ये, वो टॉपिक्स जो बार बार पूछे जाते हैं। ओके, so let's start the video. First question is, a nurse is caring for a patient who is receiving corticosteroid therapy. The nurse is aware of the potential risk associated with corticosteroid use. Which of the following action is most important for the nurse to monitor in this patient? Okay, एक patient है जिसका steroid therapy already चल रहा है, तो nurse को कौन से potential risk पता होने चाहिए कि ये तो स्टेरॉयड यूज से ये वाले रिस्क पेशेंट में देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ हाइपोकैलीमिया। देखो, हाइपोकैलीमिया स्टेरॉयड थेरेपी में देखने को मिलता है, बट इसमें भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो ले रहे होते हैं उनमें हाइपोकैलीमिया देखने को मिलता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कई बार नहीं भी देखने को मिलता। ओके, एंड ये जो है एक रेयर इवेंट है। ओके, सेकेंड इज रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ RBS एंड ब्लड प्रेशर। यस, RBS हमेशा मॉनिटर करना है ऐसे पेशेंट्स में। BP, जब भी कोई पेशेंट स्टेरॉयड थेरेपी पे होगा, बहुत कॉमन है कि उसका RBS बढ़ा हुआ मिलेगा, ग्लूकोज बढ़ जाएगा, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया होगा एंड हाइपरटेंशन होगा। ये रिस्क बहुत कॉमन है। ठीक है, तो इसीलिए सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हियर। फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि वो थोड़ा सा रेयर है एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में इतना रिलेटिवली नहीं देखने को मिलता। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में हाइपोकैलीमिया देखने को मिलेगा। थर्ड इज असेस फॉर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। नो, हमेशा स्टेरॉयड यूज वाले पेशेंट्स में वेट गेन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वाटर रिटेंशन होता है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होगा, जिसकी वजह से वेट गेन देखने को मिलेगा। फोर्थ इज मॉनिटर फॉर हाइपरटेंशन। यस, इट इज राइट, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, बट इससे बेटर आंसर क्या है? सेकंड वाला, कि RBS भी हमें मॉनिटर करना है एंड ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर करना है। तो ऑप्शन 2 इज राइट हियर, क्योंकि ये दो प्रॉब्लम्स को साथ में केटर कर रहा है। ओके, नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस आर कवर्ड अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल NIS ऑफ इंडिया। ओके, हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है ऑलरेडी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन्स जो हैं बच्चों को लगाई जाती हैं। इसमें कितनी वैक्सीन्स लगाई जाती हैं? इसका आंसर है 12। ये आपको सीधा सीधा याद करना है कि 12 वैक्सीन्स जो हैं इसमें लगाई जाती है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के थ्रू। इसमें कौन सी आएगी? पहली तो DPT आएगी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। सेकेंड TB आएगा, BCG जो लगता है हमारा। ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद मीजल्स है, रुबेला है। ओके, उसके बाद हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसके बाद में PCV, न्यूमोकोकल वैक्सीन। देन Japanese encephalitis, then rotavirus, hepatitis B and polio। तो ये 12 वैक्सीन्स हैं जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग पेशेंट्स को, मतलब बच्चों को, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the mechanism of action of the injectable hormonal contraceptive shown in the image? तो एक इमेज शो करी गई है यहाँ पे हॉर्मोनल इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव की, DMPA मतलब डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है एग्जाम में, पक्का आपको पढ़ के जाना है यहाँ पे। ठीक है, ये जो है कॉन्ट्रासेप्टिव है। ओके, कैसे काम करता है? इसके दो एक्शंस हैं। फर्स्ट, प्राइमरी एक्शन इसका क्या है? ये ओवुलेशन को रोकता है। इट प्रिवेंट्स ओवुलेशन। ओवुलेशन कैसे रोकता है? पिट्यूटरी से LH सर्ज को सप्रेस कर देगा। इट सप्रेसेस LH सर्ज। ठीक है, एंड बिना LH सर्ज के, बिना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के ओवुलेशन नहीं होता है।
ओके, तो ये इसका प्राइमरी एक्शन है, किस तरह से ये कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट करता है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगा। ये जो फीमेल्स में सर्वाइकल म्यूकस होता है उसको थिक कर देगा, इसीलिए स्पर्म्स के लिए इट बिकम्स हार्ड टू रीच अप टू ओवम। ओके, तो ऑप्शन 3 इज राइट हियर, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगा एंड ओवुलेशन को सप्रेस कर देगा। अब हम फर्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, रिड्यूसेस स्पर्म मोटिलिटी। नहीं, रिड्यूसेस स्पर्म मोटिलिटी काम है बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, जो स्पर्मिसाइड्स क्रीम्स आती हैं या फिर आईयूडीज हैं, वो उनका काम है स्पर्म मोटिलिटी को रिड्यूस करना। सेकंड इज प्रमोट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। नो, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कौन प्रमोट करता है, ऑक्सीटोसिन। ओके, तो ऑप्शन 2 भी यहाँ पे रॉन्ग है, फर्स्ट भी रॉन्ग है, थर्ड राइट है। फोर्थ क्या है, इनहिबिट्स फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। नो, ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज राइट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ 4Ds इज एसोसिएटेड विद विच नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। 4Ds किस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें जो है 4Ds को बताया गया है। अब ये क्या है, ये जो है एक प्रोग्राम है जो 2013 में लॉन्च हुआ था। इसमें जो है 0 से 18 ईयर्स के बच्चों को देखा जाता है। उसके बाद में 4Ds क्या क्या है, इसमें कौन से डी हैं जिसकी बात हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट इज डिफेक्ट एट बर्थ, बर्थ के टाइम पे क्या डिफेक्ट है वो इसी कार्यक्रम के थ्रू देखा जाता है। अगर कोई डिफेक्ट है तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गवर्नमेंट उसको ठीक कराती है। सेकंड इज डेफिशिएंसीज, जो भी डेफिशिएंसीज बच्चे में होती हैं वो ना हो पाए, इसीलिए फ्री जो है मील प्रोग्राम चलता है या सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं स्कूल्स में, वो इसी प्रोग्राम के थ्रू दिए जाते हैं। थर्ड इज डिजीजेस, जो 18 साल तक के बच्चों में जो कॉमन बीमारियां पाई जाती हैं उसका इलाज इसमें आता है 4Ds के थ्रू। एंड फोर्थ इज डेवलपमेंटल डिलेज, कुछ बच्चे लेट बोलना शुरू करते हैं या अपनी उम्र के बच्चों से थोड़ा पीछे रहते हैं, उसको बोलते हैं डेवलपमेंटल डिलेज, ठीक है। वो भी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत देखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज राइट हियर। अब हम जो है बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये आया था 2014 में। देखो, पहले आया बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बच्चों वाला जो 2013 में आया था, उसके बाद में नेक्स्ट ईयर ही राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आ गया था 2014 में। ये जो है 6 थीम्स पे काम करता है। इसमें टीनेजर्स आते हैं 10 to 19 ईयर्स तक। थीम कौन सी 6 थीम्स पे ये काम करता है। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, सेकंड इज मेंटल हेल्थ, थर्ड इज sexual and reproductive health, fourth is substance abuse, next is injuries and violence, and last is NCDs। NCDs क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। इसमें कौन सी डिजीज आएंगी, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आएगी। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 में शुरू हुआ था। 10 to 19 ईयर्स के मतलब टीनेजर्स को ये केटर करता है। 6 थीम्स पे वर्क करेगा, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ, सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, and fourth is substance abuse, fifth is injuries and violence, and last is NCD, non communicable diseases। okay, third option is JSSY, जननी शिशु सुरक्षा योजना। ये कब आया था, JSSY 2011 में। ये क्या प्रमोट करता है, फ्री डिलीवरी सर्विसेज, मदर्स को फ्री डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद में फ्री ड्रग्स दिए जाते हैं, डायग्नोसिस इनका फ्री होता है, जैसे कि ब्लड टेस्ट वगैरह जितने भी होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे या अल्ट्रासाउंड है, वो डायग्नोसिस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद में फ्री ट्रांसपोर्ट है, एम्बुलेंस जो है घर तक आपको छोड़ के आएगी। नेक्स्ट इज जीरो एक्सपेंस डिलीवरी,
फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डिलीवरी करवाई जाती है। तो दिस इज जननी शिशु सुरक्षा योजना। तो कुल मिला के ये जो है एक फ्री डिलीवरी स्कीम है जिसमें फ्री डिलीवरी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अब इसके बाद इसके साथ में एक और प्रोग्राम होता है JSY, जननी सुरक्षा योजना, जो 2005 में आया था। इन दोनों को आपस में कंफ्यूज मत कर लेना। पहले जननी सुरक्षा योजना आया था सिर्फ मदर के लिए जो थी, 2005 में आई थी। फिर 2011 में इसको क्या कर दिया गया, जननी शिशु सुरक्षा योजना, इसमें बच्चे को भी ऐड कर दिया गया। ठीक है। और जननी सुरक्षा योजना जो 2005 में आई थी उसमें क्या था, कैश इंसेंटिव मिलता था। जो भी मदर्स इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज करवाएंगी, हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएंगी, उनको कैश मिलता था। वो रूरल में अलग होता था एंड अर्बन में कैश का अर्बन में अलग अमाउंट दिया जाता था। ठीक है। तो जननी सुरक्षा योजना जो है कैश इंसेंटिव पे काम करती थी एंड JSSY, जननी शिशु सुरक्षा योजना, वो जो है फ्री डिलीवरी सर्विसेज पे वर्क करती है। एंड लास्ट इज अनीमिया मुक्त भारत। अनीमिया मुक्त भारत कब आया था, 2018 में, इसको याद रख लेना। एंड जो है इसका गोल क्या है, एवरी ईयर जो है हम अनीमिया को 3% कम करेंगे। ठीक है, ये इसका गोल है। इसके बाद में एक स्कीम और होती है गवर्नमेंट की, आयुष्मान भारत। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में, इसका जरूर आपको पता होना चाहिए आयुष्मान भारत क्या है। आयुष्मान भारत 2018 में लॉन्च की गई थी। इसमें हर फैमिली को 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज इसमें सरकार के द्वारा किया जाता है। फैमिली का 5 लाख तक का मुफ्त इलाज फैमिली का किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि पर पर्सन 5 लाख रुपीस दिए जाते हैं या पर फैमिली दिए जाते हैं, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं कि पर पर्सन दिए जाते हैं। नो, एक फैमिली को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है। अब आपकी फैमिली में 4 पर्सन हो सकते हैं, 10 पर्सन हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है, पर सभी को पर फैमिली जो है 5 लाख रुपीस ही मिलेंगे। ओके। Now next question is, what is biannually National Deworming Day observed in India? कौन से 2 दिन साल में ऐसे होते हैं जब डीवॉर्मिंग के लिए मेडिसिन दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट? ठीक है। तो इसका आंसर है 10 Feb एंड 10 अगस्त। पूरे साल में जो है 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन एल्बेंडाजोल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बच्चों को खिलाई जाती है। एल्बेंडाजोल 400 mg। ठीक है। एक डोज इसकी दी जाएगी 10 Feb को एंड 10 अगस्त को। एज क्या रहेगी, क्या एज ग्रुप रहेगा, 1 to 19 ईयर्स तक के बच्चों में ये दिया जाता है। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द साइकेट्री वार्ड ECT प्रोसीजर इज टू बी शेड्यूल्ड फॉर अ पेशेंट विद मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरिटी नर्सिंग प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन। एक पेशेंट है जिसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, उसको ECT देना है, तो आपकी प्री ऑपरेटिव में कौन सी चीज़ प्रायोरिटी पे रहेगी, कौन सी चीज़ को आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे? फर्स्ट इज एडमिनिस्टर द प्री मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है। सेकंड इज ECG इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं। थर्ड इज इंश्योर कि पेशेंट जो है NPO स्टेटस पे है। NPO स्टेटस कितने टाइम का चाहिए होता है, 6 to 8 आवर्स का NPO स्टेटस चाहिए होता है। फोर्थ इज रिमूव ऑल ज्वेलरी ऑफ द पेशेंट। तो NPO इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि अगर पेशेंट NPO में नहीं होगा वो एस्पिरेशन कर जाएगा ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। ठीक है। तो NPO देखना हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी है इस क्वेश्चन में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए 75-year-old पेशेंट अंडरगोज द MMSE मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन एंड स्कोर्स 20 out of 30. हाउ शुड द नर्स इंटरप्रेट दिस स्कोर? ठीक है। MMSE जो है साइकेट्रिक पेशेंट्स में की जाती है। इससे पता चलता है पर्सन का कॉग्निटिव फंक्शन कैसा है। ओके। उसमें जो है कुछ स्कोर्स दिए जाते हैं आउट ऑफ 30। उसके बेसिस पे हम जो है डिसाइड करेंगे कि पेशेंट का कॉग्निटिव फंक्शन नॉर्मल है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर इम्पेयरमेंट है। ठीक है। तो पहले तो हमें स्कोर पता होना चाहिए नॉर्मल कितना होता है। 30 में से स्कोर दिया जाएगा। 24 से 30 तक जो है नॉर्मल स्कोर है।
19 से 23 तक जो है माइल्ड है, 10 to 18 जो है मॉडरेट है, एंड बिलो और इक्वल टू 9 जो है सीवियर है। ये कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट पता चल रही है। ये परफॉर्म कैसे किया जाता है, इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। पहले हम पेशेंट का ओरिएंटेशन चेक करेंगे, पूछेंगे अभी क्या टाइम हो रखा है और कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा डे है आज, कौन सा ईयर चल रहा है, सीजन क्या चल रहा है। इससे हम पेशेंट का ओरिएंटेशन पता करेंगे। सेकंड, हम चेक करेंगे पेशेंट का रजिस्ट्रेशन, मतलब कि कितनी जल्दी पेशेंट जो है चीज़ों को रजिस्टर कर पा रहा है दिमाग में। हम क्या करेंगे, कोई भी 3 चीज़ों का नाम लेंगे पेशेंट के सामने और बोलेंगे कि साथ के साथ उसे रिपीट करे। ठीक है, इससे पता चलेगा वो कितनी आसानी से चीज़ों को रजिस्टर कर पा रहा है दिमाग में। ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 में हम उसका अटेंशन एंड कैलकुलेशन देखेंगे। हम कुछ भी उसे नंबर दे सकते हैं, लाइक 100 में से 7 माइनस करो तो कितना बचा। ये जो है इससे हमें उसका कैलकुलेशन पता चलेगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी स्पेलिंग को उल्टा पढ़े। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल है, ओके, नॉर्मल को उल्टा पढ़े, LAMRON ऐसे करके। इससे भी हमें उसका अटेंशन पता चलता है। नेक्स्ट इज रिकॉलिंग। जो हमने 3 वर्ड्स पहले बोले थे उसको दोबारा से रिपीट करें। इससे पता चलेगा वो कितने अच्छे से रिकॉल कर पा रहा है। एंड लास्ट होता है लैंग्वेज एंड प्रैक्टिस। लैंग्वेज में मतलब कि हम बोल सकते हैं कोई भी 2 चीज़ों का नाम बताओ, या फिर कोई फ्रेज जो है हमारे बाद में रिपीट करो। ये सब जो लैंग्वेज में आता है। हम कुछ प्रैक्टिस मतलब कोई एक्शन करना, हम बोलेंगे आंखें बंद करो, वो आंखें बंद कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इस बिहाफ पे हम उसको मार्क्स देते हैं। और अगर 24 से लेकर 30 के बीच में फॉल करेगा स्कोर तो वो जो है नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 आया है पेशेंट का स्कोर। इसका मतलब पेशेंट को माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज नोन टू कोज कंजेनाइटल लिम्ब डिफॉर्मिटीज इन न्यूबॉर्न एज शोन इन द इमेज। एक बच्चा दिखाया गया है जिसमें जो है लिम्ब में डिफॉर्मिटीज हैं। पैर जो है अच्छे से डेवलप्ड नहीं है, इनमें डिफॉर्मिटी है, एंड हैंड्स में भी है। ठीक है, तो मतलब लिम्ब डिफॉर्मिटीज इस बच्चे में हमें दिख रही है। कौन सी मेडिसिन लेने से ऐसी डिफॉर्मिटी दिखती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है अक्सर ये भी। तो इसका आंसर है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड में क्या होता है, लिम्ब डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है थैलिडोमाइड में। इसको फोकोमीलिया भी बोलते हैं, फोकोमीलिया, सील लाइक लिम्ब्स, सील के जैसे लिम्ब्स हो जाना, फोकोमीलिया। ठीक है, तो इसमें लिम्ब डिफॉर्मिटी या लिम्ब की शॉर्टनिंग देखी जाती है थैलिडोमाइड में। ठीक है, अब ये जो बाकी ड्रग्स दिए गए हैं, आइसोट्रेटिनोइन है, वॉर्फरिन है या इथेम्बुटोल है, ये भी बच्चों में जो है कुछ ना कुछ डिफेक्ट कॉज करते हैं, बट लिम्ब डिफॉर्मिटी नहीं करते हैं। आइसोट्रेटिनोइन क्या करता है, क्रेनियोफेशियल डिफेक्ट करता है या कार्डियक डिफेक्ट्स करता है। उसके बाद में वॉर्फरिन है, वॉर्फरिन में जो है नेजल हाइपोप्लेसिया देखने को मिलता है। एंड इथेम्बुटोल है, इथेम्बुटोल में ऑप्टिक न्यूराइटिस देखने को मिलता है। ये सब इनके पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं जो इन ड्रग्स में देखी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और टेरेटोजेनिक ड्रग्स होती हैं जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं लेनी होती हैं। ठीक है, तो हमारी और कौन सी ड्रग्स हैं जो टेरेटोजेनिक हैं? इनके अलावा 4 तो ये ड्रग्स हो गई है। 5th इज एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स भी नहीं लेते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि इससे रीनल एजेनेसिस हो जाता है। ठीक है, किडनी डेवलप नहीं होती है। सेकेंड इज इससे ओलिगोहाइड्रोमिनियोज भी हो जाता है। नेक्स्ट इज वेल्पोरिक एसिड नहीं देंगे हम मदर को, इससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज फेनिटोइन नहीं देंगे, इसमें क्लेफ्ट लिप देखने को मिलता है एंड ग्रोथ रिटार्डेशन। नेक्स्ट इज मीथोट्रेक्सेट नहीं देंगे। मीथोट्रेक्सेट क्या करती है, अबॉर्शन कॉज कर देती है। टेट्रासाइक्लिन नहीं देंगे हम पेशेंट में, लिथियम नहीं देंगे एंड मीजोप्रोस्टोल नहीं देंगे। ये सारी वो ड्रग्स हैं जो हम पेशेंट को नहीं देंगे।
तो ये कुछ टेरेटोजेनिक ड्रग्स हैं जो हम पेशेंट को नहीं देंगे। आइसोट्रेटिनोइन, वारफरिन, इथेम्ब्यूटोल, थैलिडोमाइड, फेनिटोइन, मेथोट्रेक्सेट, वेल्बोरिक एसिड, एस इनहिबिटर्स, टेट्रासाइक्लिन, लिथियम एंड मीजोप्रोस्टोल, ये सब हम ड्रग्स नहीं देंगे प्रेग्नेंट विमेन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एंड विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट। पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की थी और कौन से ऑर्गेनिज्म से बनती है? तो वी ऑल नो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द राइट आंसर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन डिस्कवर की थी और कौन सा ऑर्गेनिज्म ये इसे बनाता है? पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। लुइस पास्चर, लुइस पास्चर ने दिया था पास्चराइजेशन। ठीक है, जो मिल्क का हम स्टरलाइजेशन करते हैं, पास्चराइजेशन, वो लुइस पास्चर ने बताया था। एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स, ये लुइस पास्चर ने बताया था। रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच ने जो है डिस्कवर किया था कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है टीबी एंड कॉलेरा करने के लिए। लास्ट इज एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज as per the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 what is the minimum percentage of disability required to be classified as a benchmark disability in India। 2016 में जो है एक एक्ट पास हुआ था उन पर्सन्स के लिए जो विद डिसेबिलिटीज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कितना मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी चाहिए ताकि उस पर्सन को जो है रिजर्वेशन के फ़ायदे मिले। जो हमारे फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स में अपीयर करते हैं, आपको भी पता होगा कितना परसेंट डिसेबिलिटी चाहिए उस सर्टिफिकेट को पाने के लिए। तो उसका आंसर है 40%। जिन लोगों में 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होगी उसी का सर्टिफिकेट बनता है एंड उन्हीं को सुविधाएं मिलती हैं बाद में। ठीक है, तो ये तो बस याद करने की चीज़ है, 40% इसमें आप याद कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 4 वीक प्रेग्नेंट वुमन कम्स टू द गायनी ओपीडी। उसका ब्लड रिपोर्ट देखा और हीमोग्लोबिन जो है 12.5 है। एक पेशेंट आई है जिसका 12.5 ग्राम पर डीएल हीमोग्लोबिन है। तो अकॉर्डिंग टू अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम जो अभी हमने देखा था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन रहेगा? फर्स्ट इज दिस इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल, नो इंटरवेंशन इज नीडेड। नॉर्मल है हीमोग्लोबिन, कुछ नहीं करना। देखो नॉर्मल तो है, मोर देन 11 जो है नॉर्मल माना जाता है फीमेल्स में, ठीक है, प्रेग्नेंट वीमेन में। तो नॉर्मल तो है बट स्टिल क्योंकि प्रेगनेंसी में हीमोडाइल्यूशन हो जाता है, प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है हमारी बॉडी में, तो हमें बाहर से आयरन तो देना पड़ेगा। ठीक है, चाहे पेशेंट को अनीमिया है या नहीं है, प्रेगनेंसी में हमें आयरन देना ही देना है, आयरन विद फॉलिक एसिड। सेकेंड इज advise 60 mg elemental iron and 500 microgram folic acid 1 tablet daily। yes, this is the right answer। ये जो एक स्टैंडर्ड है हर फीमेल को दिया जाता है जो भी प्रेग्नेंट वीमेन होती है, 60 mg एलिमेंटल आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, एक टैबलेट डेली दी जाती है। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द प्रायोरिटी इंटरवेंशन इन अ पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट है तो आप कौन सी चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे? फर्स्ट इज रेस्ट बिटवीन एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है पेशेंट, उसके बीच में रेस्ट दिलवाना है। ठीक है, सेकेंड इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, थर्ड इज डिसेंडिंग वीकनेस, फोर्थ इज फ्लैसिड पैरालिसिस। तो हमेशा ABC को याद रखो, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। हम जो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को अटमोस्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, बाकी रेस्ट बिटवीन एक्टिविटी ज़रूरी है बट इससे इंसान की जान नहीं जाने वाली। अगर आप रेस्ट नहीं भी दोगे पेशेंट की डेथ नहीं होगी इस वजह से, तो हम इसको सेकेंडरी लेके चल सकते हैं। पहला जो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को ही हम एड्रेस करेंगे। थर्ड ऑप्शन इज डिसेंडिंग वीकनेस। डिसेंडिंग वीकनेस इतना इसमें नहीं देखा जाता है, ठीक है, इससे इतना रिलेटेड नहीं है। फोर्थ इज फ्लैसिड पैरालिसिस, ये जो है GBS में ज़्यादा देखा जाता है, फ्लैसिड पैरालिसिस या स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होती हैं उसमें। तो दिस इज नॉट, दिस इज रॉन्ग हियर, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एक्शन ऑफ मीजोप्रोस्टोल इन लेबर इंडक्शन। ठीक है, मीजोप्रोस्टोल जो है लेबर इंडक्शन में काम आती है, तरह से दी जाती है, ये वेजाइनली दे सकते हैं हम,
या फिर ओरली दे सकते हैं या सबलिंगुअल के थ्रू दे सकते हैं मीज़ोप्रोस्टोल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मीज़ोप्रोस्टोल वर्क कैसे करता है। मीज़ोप्रोस्टोल सर्वाइकल राइपनिंग बढ़ा देगा। सर्वाइकल राइपनिंग का मतलब है सर्विक्स को सॉफ्ट करेगा, इफेसमेंट करेगा एंड थिनिंग करेगा। इसी को हम सर्वाइकल राइपनिंग बोलते हैं। एंड सेकंड इज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है बट इसका प्राइमरी एक्शन जो है सर्वाइकल राइपनिंग है, ओके। पहले जो है सर्वाइकल राइपनिंग करेगा, उसका सेकेंडरी एक्शन जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाना है। तो अभी दूसरा ऑप्शन देखते हैं, क्या पता कोई दूसरा ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन मिल जाए हमें। सेकंड इज इनहिबिट द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के रिलीज को रोक देगा। नो, ये तो ऑक्सीटोसिन के साथ मिलके काम करता है लेबर इंडक्शन में, तो ये नहीं है। थर्ड इज रिलैक्सेस द यूट्राइन स्मूथ मसल। यूट्रस के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देगा। नो, ये कॉन्ट्रैक्शंस कर रहा है, इसका मतलब उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, यूट्रस की मसल्स में कैल्शियम लेवल बढ़ा देता है जिससे वो जो है कॉन्ट्रैक्ट कर पाती हैं। तो रिलैक्स तो नहीं कर रहा है हमारा मीज़ोप्रोस्टोल, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। फोर्थ इज इंक्रीज सर्वाइकल राइपनिंग एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। यस, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी करेगा एंड सर्वाइकल राइपनिंग भी करेगा, तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट हियर। Now next question is how quickly does naloxone typically act to reverse opioid toxicity? We all know opioid की जब toxicity होती है तो naloxone देते हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था, क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते थे कि opioid toxicity है, एंटीडोट आप क्या दोगे। बट अभी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि naloxone देंगे। इतना तो इन्होंने बता दिया कि naloxone देंगे, बट कितनी देर में वो इस एक्शन को रिवर्स कर देगा, ओपियोइड टॉक्सिसिटी को रिवर्स कर देगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन में। तो इसका सीधा सीधा सा आंसर है नैलोक्सोन जो है 1 to 3 मिनट्स में एक्ट कर देता है, ठीक है। हम 30 मिनट के लिए तो नहीं रुकेंगे, जो सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है 30 मिनट्स ओपियोइड टॉक्सिसिटी हो रखी है, हम 30 मिनट के लिए नहीं रुकने वाले हैं। जल्दी से जल्दी जो फास्ट एक्ट करे, हमें ऐसा एंटीडोट चाहिए, और नैलोक्सोन जो है 1 to 3 मिनट्स में एक्ट कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज राइट हियर। और उसके बाद अगर हम फोर्थ ऑप्शन भी देखें, 1 आवर आफ्टर इंट्रानेजल एडमिनिस्ट्रेशन, ये रॉन्ग दिया गया है। इंट्रानेजल का इफेक्ट 3 to 5 मिनट्स में आ जाएगा, ओके। बट यहाँ पे क्या है, हम आईवी देते हैं अगर हॉस्पिटल में आ ही गया है। हाँ, अगर पेशेंट जो है कम्युनिटी सेटिंग में है तो हम उसको इंट्रानेजल दे सकते हैं, बट अगर पेशेंट हॉस्पिटल में आ गया है तो वी विल गो विद इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑप्शन 1 इज राइट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द इमेज शोन व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन द पिक्चर यूज्ड फॉर। एक ऑब्जेक्ट दिखाई गई है इमेज में, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। इधर हमें दिख रहा है एक सर्वाइकल ब्रश है, स्पैचुला है, ये किस काम आता है। तो ब्लड कलेक्शन के, परफॉर्मिंग ए पैप स्मीयर टेस्ट, यूरिन कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रिंग एन इंजेक्शन। हियर राइट आंसर इज पैप स्मीयर टेस्ट। पैप स्मीयर टेस्ट क्या होता है, ये सर्विक्स में अगर कोई कैंसर होने वाला है, सेल्स जो है म्यूटेट कर रही हैं, उसको जो है बहुत अर्ली स्टेज में हम पकड़ सकते हैं पैप स्मीयर टेस्ट करके, ठीक है। साइंस सिम्टम्स भी बाद में आते हैं, उससे पहले हम पैप स्मीयर से पता लगा सकते हैं कि कोई सेल्स में चेंजेस तो नहीं है, ठीक है। ये जो है 21 ईयर्स के बाद में फीमेल को रेगुलरली करवाते रहना चाहिए। एंड वैसे तो ये प्रोसीजर जो है पेनलेस होता है, बट किसी किसी फीमेल्स में जो है माइल्ड डिस्कम्फर्ट देखा जा सकता है, थोड़ा बहुत स्पॉटिंग भी हो सकती है बाद में, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज राइट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा, फ्लुक्सेटीन, हमेशा याद रखना है। फ्लुक्सेटीन एक SSRI है, ये जो है सीरोटोनिन को बढ़ा देता है एंड ओसीडी के सिम्टम्स कम कर देगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स जो है इंसोम्निया में काम आता है एंड एंग्जाइटी में काम आता है,
ठीक है, ये लॉन्ग टर्म पे यूज़ नहीं किए जाते हैं बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है, तो ये तो गलत है। सेकंड इज एंटीसाइकोटिक्स। एंटीसाइकोटिक्स जब जो है सीवियर केसेस होते हैं ओसीडी के, तब एंटीसाइकोटिक्स दिया जाता है साथ में। कभी भी अकेला एंटीसाइकोटिक तो नहीं देंगे ओसीडी में, फ्लुक्सेक्टिन के साथ साथ एंटीसाइकोटिक्स दे सकते हैं, बट वो सीवियर केसेस में देंगे, ये भी गलत है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमेशा हमारा SSRI ही रहेगा। फोर्थ इज एंटी डिप्रेसेंट TCA। हाँ, ये दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बट TCA का जो है ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हमेशा हम SSRI को प्रेफर करेंगे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में। ओके, एंटी डिप्रेसेंट्स अच्छे से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है यहाँ से, ठीक है। Now next question is, before undergoing ECT the patient is instructed to be NPO 4। कितनी देर तक हमें NPO रखेंगे पेशेंट को? 6 से 8 घंटे तक, सीधा सीधा आंसर है इसका। Now next question is, flapping tremors also known as hysterexis is often seen in patient with uremic syndrome। What is the cause of these tremors? फ्लैपिंग ट्रेमर्स देखे जाते हैं जिन पेशेंट्स में अमोनिया बढ़ जाता है। हिपैटिक एंसेफेलोपैथी का पेशेंट है, उसमें अमोनिया बढ़ जाएगा तो एस्टेरिक्सिस देखने को मिलता है। तो सीधी सा आंसर है अकुमुलेशन ऑफ अमोनिया एंड अदर टॉक्सिन्स अफेक्टिंग द CNS। ओके, एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज, डायजेपाम इज जनरली नॉट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इंट्यूबेशन बिकॉज। क्यों यूज नहीं होता डायजेपाम? इट इज अ लोकल एनेस्थेटिक, इट कॉजेज एक्सेसिव रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन ड्यूरिंग इंट्यूबेशन, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑल रेस्पिरेटरी कंडीशन, इट इज अ लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन एंड लैक्स रैपिड ऑनसेट फॉर इंट्यूबेशन। येस, दिस इज द राइट आंसर। एक्चुअली ये लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन है, डायजेपाम जो है बहुत लंबे टाइम के बाद इफेक्ट दिखाता है। एक्चुअली जो है डायजेपाम 1 से 5 मिनट ले लेता है अपना इफेक्ट दिखाने के लिए, ठीक है, और इसका हाफ लाइफ भी बहुत लंबा होता है, ठीक है, तो पेशेंट को रिवर्स करने में प्रॉब्लम होगी बाद में जब एक्सट्यूबेट करेंगे। तो हम जो है इंट्यूबेशन के टाइम पे हमेशा ऐसा सिडेशन यूज़ करते हैं जो शॉर्ट एक्टिंग हो, जैसे कि मिडाजोलम, ठीक है, मिडाजोलम है या प्रोपोफोल है, ये सब हम जो है यूज़ करते हैं, इनका इफेक्ट भी रैपिड आता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड मैं कोशिश करूँगी आपके एग्जाम से पहले और ऐसे PYQs पे वीडियो बना दूँ। थैंक यू।